हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। आज आज आपका हिस्ट्री का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य से जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो सारे इसमें कवर किए जाएंगे। इसके पहले जैन धर्म, बौद्ध धर्म और उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, इन सारी वीडियोस आ चुकी हैं। आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में भी जाके यूट्यूब चैनल्स वनडे सारथी पर जा करके देख सकते हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे बन सकते हैं, बने होंगे, सारे उसमें डाले गए हैं। तो चलिए देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारे चैनल का नाम क्या है? वन डे सारथी यूट्यूब चैनल। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। शेयर करने से हमारा मोटिवेशनल बढ़ता है, जिससे हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस और आपके लिए लाते हैं। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल वन डे सारथी पर ही पीडीएफ अवेलेबल हैं। आपका पेपर भी ज़्यादा दिन नहीं बचा है बच्चों, मेहनत करिए, विश्वास मानिए। आप नहीं तो और कौन वर्दी लेकर जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पहले पढ़ाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट कंप्लीट होने के बाद इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना? तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मौर्य साम्राज्य, इससे बाहर से क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे। पहला टॉपिक आपके सामने लिखा है, चंद्रगुप्त ने एक बुद्धिमान और राजनीतिक रूप से चतुर ब्राह्मण कौटिल्य की मदद से 321 ईस्वी में पूर्व में घनानंद को हराकर सिंहासन पर कब्जा कर लिया। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है, मैंने पीछे वीडियो इसकी पढ़ी है, आप देख सकते हो। घनानंद कौन थे? घनानंद नंद वंश के संस्थापक नहीं है, ये सबसे लास्ट हैं। ठीक है, सबसे लास्ट थे ये घनानंद नंद वंश के। ठीक है, इनको किसने मारा? चंद्रगुप्त ने मारा। बड़ी बात ये नहीं है चंद्रगुप्त ने मारा, किसकी सहायता ली? कौटिल्य की सहायता ली। कौटिल्य कौन थे? जिनको चाणक्य कहा जाता है, जिनकी चाणक्य नीतियों का हम बखान करते हैं। उनकी नीतियों से इन्होंने क्या किया? घनन को मारा और गद्दी पर बैठे। और गद्दी पर बैठते मानी क्या किया? मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनता है। पहला, चंद्रगुप्त ने अंतिम शासक किसको मारा? घनानंद को। घनानंद कौन था? नंदवंश का अंतिम संस्थापक था। उसके बाद क्या बनता है? चंद्रगुप्त इनको मारकर जब गद्दी पे बैठे तो कौन से वंश की स्थापना कर दी? तो मौर्य वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, किसकी हेल्प से की? तो कौटिल्य की मदद से। इन्हीं को चाणक्य भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है आपके सामने, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत थे। अब मेगस्थनीज कौन था? ये राजदूत था। किसके शासन काल में आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया। ठीक है, मेगस्थनीज, इसने इंडिका नाम की एक बुक लिखी है जिसमें चंद्रगुप्त के पूरे शासन और भारत के बारे में बहुत विशेष से लिखा है। ठीक है, तो मेगस्थनीज कौन था? ये चंद्रगुप्त के शासन काल में आया था। पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि चंद्रगुप्त के शासन में कौन आया? तो मेगस्थनीज आया। मेगस्थनीज कहाँ का निवासी था? कहाँ का था? यूनानी राजदूत था। अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त ने विस्तार की नीति का नेतृत्व किया और कालिंग और दूरस्थ दक्षिण जैसे कुछ स्थानों को छोड़कर लगभग पूरे वर्तमान भारत को एक नियंत्रण में ले लिया। इसका मतलब क्या है? चंद्र, अभी देखिए यहीं से स्टोरी रिलेट करेगी। चंद्रगुप्त के बाद कौन आता है? बिंदुसार। बिंबसार नहीं, बिंदुसार। बिंबसार तो हय्यक वंश का संस्थापक था, इसके पहले की बात है। तो चंद्रगुप्त के बाद कौन आया? बिंदुसार आया। बिंदुसार के बाद आए अशोक। तो सिक्वल भी पूछता है, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक। तो चंद्रगुप्त क्या किए? पूरे भारत पर एक ही ऐसा व्यक्ति था जो उस समय पे पूरे भारत पर इसने शासन किया था। कहाँ को छोड़कर? कालिंग और दूरस्थ दक्षिण। दक्षिण को अभी मुगल भी नहीं जीत पाए थे। ठीक है, तो बट यहीं से पलटा गेम कैसे? कि जो अशोक आया उसने कहा कि मेरे चंद्रगुप्त क्या लगे उसके, अशोक क्या लगे उसके पोते। तो उन्होंने कहा कि कालिंग को नहीं जीत पाए, मैं जीतूंगा। क्योंकि अशोक भी क्या थे? मौर्य काल के थे, तो वो कालिंग पे वो विजय पाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी है, अभी आगे बताता हूँ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया चंद्रगुप्त ने? तो ऐसा क्वेश्चन बनता है, ऐसा कौन सा शासक था जिसने पूरे भारत राज पे राज किया, अकेलौता राज किया? तो कौन किया? चाणक्य। फिर से वही चीज, किसकी नीति पर? चाणक्य की नीति पर इन्होंने पूरे भारत पे राज किया था। ठीक है ना, अगली बात करते हैं। उन्होंने अपने पुत्र, देखिए बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया और जैन भिक्षुक भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए। उन्होंने जैन धर्म अपना लिया और कहा जाता है कि उन्होंने स्वर्ण बेल गोला में जैन परंपरा के अनुसार खुद को भूखा रखकर आत्महत्या कर ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ इसी पॉइंट से 5-6 क्वेश्चंस बनते हैं। पहला तो सिक्वल बना, फर्स्ट पे कौन आया? चंद्रगुप्त। सेकंड पे कौन आ जाते हैं आपके? बिंदुसार। थर्ड पे आ जाएंगे अशोक। अब देखिए इन्होंने क्या किया, बिंदुसार को क्या कह दिया? राजगद्दी दे दी और खुद क्या कर दिए? जैन धर्म अपना लिया। और जैन धर्म
इनको बताने वाला कौन था? जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा देने वाला कौन था? तो भद्रबाहु था। तो ये क्वेश्चन 2-3 बनते हैं। पहला, चंद्रगुप्त ने अपनी गद्दी किसको दे दी? बिंदुसार उसके बेटे को दे दी। फिर उसको जैन धर्म की भिक्षा किसने दी? शिक्षा किसने दी? तो भद्रबाहु ने दी। भद्रबाहु कौन था? जैन धर्म का क्या था? ये भिक्षुक था। उसके बाद फिर चौथा क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ पर जाकर अपनी अंतिम सांस ली? तो अंतिम सांस कहाँ ली उन्होंने? कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ ली? श्रवणबेलगोला में ली। श्रवणबेलगोला कहाँ पे प्रेजेंट है? तो कर्नाटक में है। ये सब क्वेश्चन ऐसे घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जैन धर्म एक ऐसा धर्म था जहां माना जाता है कि सबसे लास्ट क्षण पे क्या होता है, जब हम तपस्या करते करते एक लास्ट क्षण पे पहुंचते हैं, तो वहां ये माना जाता है कि हम क्या करेंगे, अब भूखे रहेंगे, खाना पीना नहीं खाएंगे और अंतिम तक लड़कर हम अपनी जान भगवान के प्रति समर्पित कर देंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी यही क्या किया, भूखा रहकर आत्महत्या कर ली और क्या किया, जैन धर्म के लास्ट जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो किया। तो चंद्रगुप्त से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको डिस्कस कर लिए। इससे बाहर चंद्रगुप्त से नहीं आता है। ठीक है ना। अगला आता है आपका चाणक्य के बारे में। चाणक्य क्या था? चाणक्य के 3-4 पॉइंट्स आते हैं। पहला है वह, मतलब चाणक्य। चाणक्य तक्षशिला में एक शिक्षक और विद्वान थे। अन्य नाम इनका क्या है? विष्णुगुप्त और कौटिल्य। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। पहला, कहाँ के थे वो? तो तक्षशिला के थे। तक्षशिला के क्या थे? शिक्षक थे। ठीक, तो पूछता है कौटिल्य जो थे, चाणक्य जो थे, वो कहाँ पे पढ़ाते थे? तो तक्षशिला के शिक्षक थे। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है इनका नाम क्या क्या था, उपनाम। तो विष्णुगुप्त भी इन्हीं को कहा जाता था और कौटिल्य भी इन्हीं को कहा जाता जाता था। किसको? चाणक्य को। अगला है, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी, जो शासन कला, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीति पर एक ग्रंथ है। अब देखिए, ये तो क्वेश्चन दूसरा बचता है, अर्थशास्त्र किसने लिखा? अर्थशास्त्र बुक किसने लिखा? तो किसने लिखा? कौटिल्य ने, चाणक्य ने लिखा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बनता है, जो अर्थशास्त्र की बुक लिखी उसमें इन्होंने क्या क्या लिखा, क्या क्या चीजें उसमें हम लोग पढ़ते हैं? तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? शासन, कैसे शासन किया जाए, कैसे हम बेस्ट शासन कर सकते हैं, इसी को कहा जाता है चाणक्य नीति। फिर उन्होंने क्या दिया? अर्थशास्त्र, जो किसे कहा जाता है? इकोनॉमिक्स, कैसे हम राजा बन करके इकोनॉमिक्स कलेक्ट करेंगे और हमारे यहाँ भूखमरी, भुखतार, ये सब जो गरीबी, ये सब चीजें की जो प्रॉब्लम्स हैं ये नहीं आएंगी। फिर उन्होंने क्या दिया अगला? सैन्य रणनीति। सैन्य रणनीति क्या थी? उनकी सैन्य रणनीति ऐसी थी कि अगर हमें सैनिक ना मिले तो खरीद लो, खरीद करके क्या करो, अपनी सेना को और मजबूत करो। जब हमारे पास सेना बल ज्यादा रहेगा तभी हम युद्ध को जीत पाएंगे। तो ये सब रणनीति किसने दी थी? चाणक्य ने। ठीक है, अगला है, चाणक्य को इंडियन मैक्स बेली भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चाणक्य को क्या कहा जाता है? इंडियन मैक्स बेली। अगला है, इनमें व्यापार और बाजार, मंत्रियों, जासूसों की जांच करने की विधि, राजाओं के कर्तव्य, नैतिक सामाजिक कल्याण, कृषि, खनन, धातु विज्ञान, चिकित्सा, वन आदि के बारे में जानकारी सम्मिलित है। तो इन्होंने जो अर्थव्यवस्था लिखी, अर्थशास्त्र लिखा, उसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ा जिस टॉपिक में चाणक्य ने बात ना की हो। इसलिए चाणक्य को महान कहा जाता था। ठीक है, चाणक्य नीति इसलिए आज भी हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा कोई टॉपिक छूटा हो तो बताइए। बाजार पे भी बात की उन्होंने, मंत्रियां कैसे होने चाहिए, जासूसों की जांच कैसे करें, हम कैसे पकड़ लें कि वो जासूस है, राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए, ठीक है, नैतिकता, सामाजिक कल्याण क्या करना है, कृषि कैसे करनी है, खनन कैसे करना है, धातु विज्ञान पे कैसे पढ़ना है, चिकित्सा कैसे करनी है, वन को कैसे संरक्षित रखना है। मतलब ऐसी कोई टॉपिक नहीं छोड़ा उन्होंने जिस पर चाणक्य बात न की हो। ठीक है ना। तो इसी कारण से चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, पूरे भारत पर राज कर पाए सिर्फ चाणक्य नीति के बल पर। ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, मौर्य सम्राट बिंबिसार क्या थे? ये अशोक की बात कर रहा है। तो मौर्य सम्राट, सम्राट क्यों बात किया गया? क्योंकि अशोक को महान कहा जाता था। अभी बताऊंगा किस कारण से अशोक को महान कहा जाता था। ठीक है। तो मौर्य सम्राट बिंदुसार किसके पुत्र थे? बिंदुसार किसके पुत्र हैं? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं। बट बिंदुसार का पुत्र कौन है? अशोक। बिंदुसार का पुत्र कौन है? अशोक। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। तो अशोक का संबंध क्या बना? अशोक किसके पुत्र हैं? तो बिंदुसार के। किसके पोते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है ना। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, सिक्वल पूछ लेता है। अभी क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछ लिया था, अशोक किसके पुत्र है, फिर पूछ लिया था अशोक किस वंश के हैं। ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट बने हैं, अशोक मौर्य वंश के हैं। ठीक है ना। दूसरा, तीसरा क्या लिखा है, इनका अन्य नाम देवनिप्रिय
संस्कृत में देवप्रिय, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। ठीक है? इस नाम से जाना जाता है। अच्छा, इनको देवप्रिय क्यों कहा जाता था? अभी इसको आगे एक युद्ध होगा, उसमें जब विस्तृत बताऊँगा, तब बताऊँगा क्यों कहा जाता था। उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है? अब देखिए, इनका चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? जैन धर्म अपना लिया। बिंदुसार क्या था? ये बुद्धिस्ट और जैनिज़्म दोनों को मानता था। ये किसी एक धर्म पे काम नहीं करता था। जहाँ से इसको जैनिज़्म से कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाती थी, उसको ले लेता था। बुद्धिज़्म से कोई अच्छी चीज़ें मिल जाती थी, उसको ले लेता था। ये दोनों पे काम करता था। बट अशोक क्या थे? ये बुद्धिस्ट हो गए थे लास्ट में। तो एक ऐसा वंश, क्वेश्चन ये भी बनता है, कौन-सा ऐसा वंश है जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म को और साथ में क्या है? सनातन धर्म को भी मानने वाला है, तो वही क्या है? मौर्य वंश। क्यों सनातन धर्म क्यों आ गया? क्योंकि चाणक्य क्या थे? ब्राह्मण थे, वो सनातनी थे। तो इन्होंने क्या किया? ब्राह्मण धर्म भी अपनाया, जैन धर्म भी अपना लिया और बौद्ध धर्म भी अपना लिया। एक ऐसा वंश था जिसने तीनों चीजें, जितनी कैटेगरी थी, सबको फुलफिल किया है। ठीक है? अगला है, अशोक के शिलालेख पूरे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल और बांग्लादेश में बिखरे हुए हैं। ठीक है? तो क्वेश्चन बनता है, अशोक के अभिलेख कहाँ-कहाँ पाए गए? तो कहाँ पाए गए हैं? अफगानिस्तान में पाए गए हैं, पाकिस्तान में पाए गए हैं, भारत में तो पाए ही गए हैं, नेपाल, बांग्लादेश। मतलब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जो मौर्य साम्राज्य था, वो सिर्फ भारत में ही ना फैला था, वो आस-पास की जो आज बँट गया है, बांग्लादेश बँट गया, ठीक है? पाकिस्तान बँट गया, ठीक है? नेपाल बँट गया, ये सब पहले भारत में ही था। यहाँ तक इनका शासन था। मतलब पूरे भारत पर किसका कब्जा था? मौर्य वंश का। ठीक है ना? तो वहाँ पे इनके अभिलेख पाए गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया कालिंग विजय के बारे में बताते हैं। कालिंग विजय, क्या है ये कालिंग विजय? ये किस अभिलेख में दिया है इन्होंने? 13वां अभिलेख। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसको नोट रखिएगा कि कालिंग युद्ध की बात कब की गई है? 13वें अभिलेख में। किसकी है? अशोक की है। अच्छा, इसे कहानी है बहुत अच्छी, क्योंकि हिस्ट्री जो जुड़ती है कहानियों से ही जुड़ती है। अशोक क्या थे? बहुत अच्छा, बहुत महान शासक इनको कलिंग युद्ध के बाद ही कहा जाने लगा। क्यों? कलिंग युद्ध में क्या हुआ? नरसंहार हुआ। इतने लोग मारे गए कि वो जीत तो जाते हैं अशोक, बट जब लौटते हैं तो इतने लोग मारे हैं, इतने ल्हासें पटी हैं, तो वो राजा होकर ये सोचते हैं कि एक राजा के चक्कर में इतने लोग मारे गए, तो उसको अंदर से बहुत ग्लानि होती है और वो भटकने लगता है इधर से उधर। अशोक, उसको समझ में नहीं आता, करूँ मैं क्या करूँ? इतने लोग को मैंने मार दिया। उसको अपने ऊपर ब्लेम लगता है। कलिंग युद्ध के बाद वो युद्ध नीति को छोड़ ही देता है, वो युद्ध लड़ना ही भूल जाता है। वो कहता है मुझे युद्ध लड़ना ही नहीं है। जब एक युद्ध में एक राजा को जीतने के लिए इतने शासक मारे जाएँ, तो उस युद्ध का क्या फ़ायदा? तो क्या हुआ था, अशोक कलिंग युद्ध के बाद लड़ाई करना ही छोड़ दिया था। और कलिंग युद्ध को इसने क्या किया था, चट्टानों पे खुदवा-खुदवा के लिखा था। क्यों? जिससे क्या होगा, पढ़ेंगे सब तो युद्ध नीति से दूर होंगे। ठीक है? प्रियदर्शनी इसका नाम इसी कारण से पड़ा था। युद्ध के बाद ये क्या किया, बौद्धिस्ट हो गया। कलिंग युद्ध के बाद ही ये बौद्धिस्ट हो गए थे। बौद्धिस्ट होने के बाद ये जिसको प्रिय मतलब प्यारा, दर्शन मतलब देखना, ये सबको बिल्कुल प्रेम की दृष्टि से देखता था, सबसे बहुत प्रेम से बात करता था, सारे शासन जितने करता था वो भी बहुत प्रेम से, बिल्कुल आराम से शासन चलाता, गरीबों की मदद करता, मतलब जितने धार्मिक कार्य थे ना, सब करने लगा था ये। ठीक है? युद्ध के बाद, क्योंकि वो पूरा पलट गया, वो विक्षुब्ध रहने लगा। जैसे होता नहीं कि आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाए। यार मेरे कारण इतना सारी गलतियाँ हो गई। फिर आप क्या हो जाएँगे, उस गलतियों को सही कर नहीं पाएँगे, क्योंकि वो तो हो गई। उसी को लेकर आप सोचते रहोगे। तो उसके बाद से वो क्या करता है, युद्ध नीति छोड़ देता है और धर्म नीति पे काम करने लगता है। ठीक है ना? तो आगे चलते हैं, बात करते हैं। अश अशोक के अभिलेख 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अशोक के कितने प्रकार के अभिलेख पाए गए हैं? तो 4 प्रकार के हैं। पहला अभिलेख है प्रमुख अभिलेख, दूसरा है लघु अभिलेख, तीसरा है प्रमुख स्तंभ अभिलेख और चौथा है लघु स्तंभ अभिलेख। तो कितने अभिलेख पाए जाते हैं अशोक के? 4 अभिलेख, इसको याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, अभिलेख के नाम भी पूछता है, सिक्वल से भी लगाने को पूछता है। चलिए अगला देखते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन सीरीज आ गई। ठीक है, थ्योरेटिकल आपने पढ़ लिया, कुछ स्टोरी मैंने बता दी। अब यहाँ से भी हम कुछ स्टोरी क्रिएट करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन है? अच्छा, यहाँ पे साम्राज्य वर्ड आ गया है, इसका मतलब जानते हैं क्या है? मतलब एक ऐसा वंश जिसने पूरे भारत को जीता, साम्राज्य बनाया। ये नहीं कि बस उत्तर प्रदेश जीत लिए, मध्य प्रदेश जीत लिए, नहीं, पूरा भारत का एक राजा, इसीलिए उसे साम्राज्य कहा जाता है। अच्छा, यहीं से क्वेश्चन दिमाग में आया होगा, हड़प्पा को क्यों नहीं कहा जाता? क्यों? क्योंकि हड़प्पा में कहीं भी ऐसे साक्ष्य नहीं मिले बच्चों, कि जहाँ पे पूरे हड़प्पा में कोई एक राजा हो जो शासन करता हो।
ठीक है? बट मौर्य काल में क्या था? एक राजा होता था जो पूरे भारत पर शासन करता था। तो जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं उसको साम्राज्य कहा जाता है। साम्राज्य की सबसे अच्छी डेफिनिशन ये जान लीजिए, एक राजा पूरे में राज करे तो वो साम्राज्य कहलाता था। तो भारत का प्रथम साम्राज्य, इसलिए प्रथम की बात कर लिया, ठीक है? कौन-सा था? मौर्य साम्राज्य। अच्छा, यहाँ नंद वंश है, गुप्त वंश है। नंद वंश और गुप्त वंश को क्यों नहीं कहा जाता? गुप्त वंश भी था साम्राज्य। नंद वंश को क्यों नहीं कहा जाता? जबकि मौर्य से पहले था, क्योंकि ये पूरे भारत पर राज नहीं कर पाया था। ठीक है ना? तो ये हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? अब देखिए, मेगास्थनीज मैंने बता दिया आपको क्वेश्चन में किसके शासनकाल में आया? मौर्य शासन काल में आया, चंद्रगुप्त के टाइम पे। वास्को डी गामा की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत बार मैं तो कहता हूँ, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। वास्को डी गामा ने किसकी खोज की? भारत की। कब की? ये पूछता है। तो 1498 में की है। ये इंपॉर्टेंट सन है, इसको याद रखिएगा। भारत की खोज कब की है इसने? 1498 में। अच्छा, इससे एक कहानी बहुत अच्छी आती है। वास्को डी गामा भारत की खोज करने नहीं निकला था, ठीक है? वो अमेरिका की खोज करने निकला था, बट वो रास्ता से क्या होता है? भारत आ जाता है, ठीक है ना? अच्छा, यहीं आ जाता है कोलंबस। कोलंबस ने किसकी खोज की थी? इसने भारत की नहीं, इसने अमेरिका की खोज की है, ठीक है ना? अच्छा, यहीं आ जाते हैं फायान। ये क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए हैं। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त मौर्य में अंतर है। चंद्रगुप्त नाम दोनों का है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के हैं और चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के हैं। तो आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा। फैयान चीनी शासन था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के शासन में आया था। ठीक है? मेगास्थनीज मौर्य वंश के चंद्रगुप्त के शासन काल में आया। चंद्रगुप्त मौर्य वो गुप्त वंश के नहीं थे, मौर्य वंश के थे। तो इस कंफ्यूजन में दूर मत रहिएगा, क्योंकि नाम सेम है, कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। फिर से बोलता हूँ, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फयान आया था, वो गुप्त वंश का शासक था। इसके बाद गुप्त वंश ही है, उसको पढ़ाएंगे, ठीक है? अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? देखो, मैंने आपसे बताया ना, मेगास्थनीज ने क्या आया, किसके शासनकाल में आया? मौर्य के। इसने कौन सी बुक लिख दी? इंडिका। ठीक है, इंडिका में इसने पूरे मौर्य साम्राज्य कैसे इस्टेब्लिश्ड हुआ, कैसे लड़ाइयाँ हुई, कैसे उसने पूरा सब कुछ किया, इसी के बारे में इंडिका में है। ठीक है? अगला है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया? अभी मैंने बताया ना, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अशोक के नहीं। ठीक, अगला, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य का सहायता की थी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त की सहायता किसने की थी? उसके पूरे साम्राज्य को एस्टेब्लिश करने में। मैंने बताया था किसने किया है? चाणक्य ने किया है। यहाँ उपगुप्त की बात आती है। अच्छा, उपगुप्त के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उपगुप्त। चलिए, आपको होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? आपसे सिंपल सा है, चंद्रगुप्त मौर्य का था। किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। ठीक है, यहाँ बिंबिसार की बात किया थी, हय्यक वंश का, इसकी पिछली वाली क्लास में बता दिया मैंने। ये आ गए चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त है। तो गुप्त से आपको गुप्त काल मानना है। यहाँ भी गुप्त है, बट ये मौर्य काल के हैं। जब द्वितीय लग जाएगा तो गुप्त काल बोल देंगे, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चाणक्य को निम्न से जाना जाता था। अभी आगे ना, चाणक्य को और एक दो नाम से जाना जाता था। तो क्या था चाणक्य का दूसरा नाम? बताइए जल्दी से। विष्णुगुप्त, ठीक है? उपगुप्त नहीं, श्रीगुप्त नहीं, समुद्रगुप्त नहीं, विष्णुगुप्त, ठीक है ना? चलिए अगले आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? प्राचीनतम की बात कर लिया तो फिर से क्या हो जाएगा? मौर्य काल। ठीक है, फिर से क्या हो जाएगा? मौर्य काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? अच्छा, शायद वही क्वेश्चन फिर से लग गया है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश में किसको भेजा? विदेश मतलब हो गया कि जो भारत से सीमा रेखा बनाते हैं, उसके बाद जो भी देश हो, विदेश कहा जाता है। तो किसको भेजा था? संघमित्रा। ये कौन थी? इसकी बेटी थी। कौन थी? इसकी बेटी थी। ठीक है, इसने अपने बेटी को भेजा था बुद्धिस्ट धर्म की शिक्षा को, जो उसने ग्रहण किया, उसका प्रचार करने के लिए। और कहाँ भेजा था? श्रीलंका। कहाँ भेजा था बच्चों? श्रीलंका। तो 3 क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि संघमित्रा क्या थी? इसकी पुत्री थी, क्योंकि संघमित्रा से पुरुष और महिला में पता नहीं चल पाता। तो संघमित्रा क्या थी? इसकी पुत्री थी। किसकी? अशोक की। इसको कहाँ भेजा था? श्रीलंका।
किस धर्म का प्रचार करने के लिए? तो अशोक, बुद्धिस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक किस वंश से संबंधित थे? मैंने बताया ना ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अशोक में कंफ्यूज हो जाता है आदमी। अशोक किसके थे? मौर्य वंश के थे, ठीक है ना। ब्राह्मणी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ब्राह्मणी लिपि की बात किया। यहाँ दो नाम इंपॉर्टेंट है, एक है कानिंघम। कानिंघम क्या थे? ये भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, क्योंकि भारतीय पुरातत्व विभाग मतलब खुदाई वाला, तो सबसे प्रमुख यही थे। ठीक है। और आ जाता है जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने ही ब्राह्मणी लिपि को क्या किया था? स्पष्ट रूप से पढ़ा था, जाना था। ठीक है, उसके बारे में बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अभी मैंने बताया। ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया है ना बच्चों, क्योंकि इसमें देखिए जेम्स प्रिंसेप और प्रिंसेप लिखा है, आदमी कंफ्यूज होने के लिए आता है ये। तो हमेशा से सा पे एक मात्रा प लिखा रहेगा, यही वाला मारेंगे। मतलब उन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम इसको पढ़ा और सेव कर लिया। तो आप दिमाग में ये रखिएगा, अशोक के अभिलेख को पढ़कर सेव कर लिया गया। तो सेव से जेम्स से प्रिंसेप। ठीक है ना, ये चीज भूलिएगा नहीं, इसलिए इसको डाला गया है। सिक नहीं होगा, ऑप्शन में आता है तो आदमी बहुत लोग इसी को मार देते हैं, पढ़ते नहीं है ध्यान से। अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया? देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अशोक ने बुद्धिस्ट धर्म अपनाया है, उनके चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपनाया है। इस्लाम और ईसाई की बात नहीं करते, क्योंकि वो बाद में आए हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अपने अभिलेखों में प्रायः जिस नाम से अशोक संदर्भित थे वह है। ठीक है, पहला ऑप्शन है प्रियदर्शी। प्रिय माने क्या होता है? जो प्रेम से देखे। दर्शी माने देखना, जो प्रेम से देखे, प्रेम से शासन चलाए, सबसे प्रेम से बात करे। इसी कारण से अशोक को क्या कह दिया गया? महान। और ये कब हुआ? कलिंग युद्ध के बाद। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। देखिए मैंने बताया था ना, कलिंग युद्ध किस पे दर्शाया गया है? चट्टानों पर दर्शाया गया है। अच्छा, कलिंग से 2-3 क्वेश्चन बनता है। कलिंग युद्ध की जानकारी कहाँ मिलती है? 13वें अभिलेख से मिलती है। ठीक है। कलिंग प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है? तो प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है बच्चों? उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन बनता है कलिंग कहाँ पे है? उड़ीसा में है। किस अभिलेख में है? 13वें अभिलेख में है। कलिंग युद्ध से रिलेटिव किसका युद्ध है? तो अशोक का है। और कहाँ पे लिखा गया है? चट्टानों पर। इसी के बाद वो पूरा चेंज हो गया था, अपने आप को युद्ध नीति से ही हटा लिया था। चलिए, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया? देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन। तो कलिंग युद्ध मैंने बता दिया उड़ीसा में है, उड़ीसा के धौली में है। उड़ीसा के धौली में है। ठीक है ना। सारनाथ किस सम्राट का स्तंभ है? देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है, कहीं पे भी सारनाथ आए, सारनाथ किससे रिलेटिव है? बुद्धिस्ट से। किससे? बुद्धिस्ट से रिलेटिव है। और सारनाथ बुद्धिस्ट से रिलेटिव होने के कारण बौद्ध धर्म का संस्थापक या बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? तुरंत आप चले जाइए, अशोक ने किया। तो आप सारनाथ देखे नहीं, अशोक मार दीजिए। यहाँ है अकबर है, शेरशाह है और शाहजहां। अच्छा, अकबर के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं मैं। क्यों? क्योंकि अशोक को महान कहा जाता है, या तो मुगल शासक में अकबर को महान कहा जाता है। ठीक है ना। अकबर को इसलिए महान कहा जाता है क्योंकि कुटिल था, चतुर था, पढ़ा लिखा तो था नहीं, ज्ञान के कारण और समाज में बचपन से देखने के कारण चतुर था। देखिए अशोक ने क्या किया? युद्ध लड़ा, बहुत विक्षुब्ध हो गया, इतने लोग मारे गए, उसके कारण ये क्या किया? समाज में सबसे प्रेम से मिलता, बातें करता, सबको धन लुटाता, गरीबों को खिलाना पिलाना, यही सब काम करता। इस कारण से इसको अशोक को महान कह दिया गया। अकबर क्या था? अकबर को इसलिए महान कहा गया क्योंकि उसने क्या किया? हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म को एक किया। एक करने का मतलब ये क्या था? कि वो जानता था कि किसी भी युद्ध को जीतना है तो 5 उंगली एक होनी चाहिए। तो उसने क्या किया? अपनी जो भी सभा बनाई उसमें हिंदुओं को भी स्थान दिया और मुसलमानों को भी स्थान दिया, दोनों को स्थान दिया, इसलिए उसको महान कहा जाने लगा। ठीक है ना। वो क्या करता था? ये इसी हिंदुओं को लाने का सबसे बड़ा रीजन ये जोधाबाई से शादी करना। वो एक समझौते के टाइप की शादी थी कि उससे क्या होगा? हिंदू पक्ष भी हमारे पक्ष में रहेगा, कि देखिए हिंदू महारानी को उसने शासन पे रखा है और प्रमुख रोल दिया है। मतलब बहुत सारी रानियां होती थी इनकी, आप जानते ही हैं, बट उसमें भी सबसे प्रमुख किसको मानता था? जोधा को। इसी कारण से। ठीक है ना। तो ये इस कारण से महान थे, अशोक उस कारण से महान थे। मैंने दोनों चीजें आपको बता दी। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और है, अशोक अकबर के टाइम पे क्या की गई थी? तंबाकू की खेती चालू हो गई थी। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल एसएससी जीडी में पूछा गया है कि तंबाकू की खेती किसके शासन काल में हुई? तो किसके शासन काल में हुई? अकबर के। ठीक है, तंबाकू की खेती। बट
तम्बाकू को बैन किसने किया? तो जहांगीर ने। इसी के बाद आते हैं जहांगीर, अकबर के बाद। जहांगीर ने क्या किया था? तम्बाकू को बैन कर दिया था। जहांगीर एक ऐसा शासक था, हंसी आती है क्योंकि वो 24 घंटे नशे में रहता था, हमेशा धुत नशे में। शासन बहुत अच्छा करता था, दिमाग बहुत अच्छा था, बट हमेशा नशे में। तो उसका शासन काल कौन चलाता था? नूरजहां, उसकी पत्नी। वो गद्दी नहीं चला पाता था, नशे में रहता था। सोचो, जिसने नशा को बैन किया हो अपने जहां, और वही सबसे ज्यादा, मतलब जिस राजे ने क्या किया हो, नशे को बैन कर दिया, हमारे यहाँ नशा यूज नहीं होगा, और वही सबसे ज्यादा नशा करता हो। तो इसने क्या किया? तम्बाकू को बैन कर दिया, बट सबसे ज्यादा नशा खुद करता था। तो इसकी पत्नी ही शासन चलाती थी, नूरजहां। ठीक है, अभी जब मुगल काल पढ़ाएंगे ना, आपको बहुत मजा आएगा, ऐसी ऐसी कहानियां बताएंगे जो आप कभी सुने ही नहीं होंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। सारनाथ फिर आ गया, तो आगे पढ़ने की क्वेश्चन जरूरत ही नहीं, सारनाथ आया नहीं कि अशोक मार देंगे। ठीक है। इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो इंडिका किसकी कृति है? हमने बात की थी ना, मेगास्थनीज की। कौटिल्य की क्या थी? अर्थशास्त्र। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन खत्म। ठीक है बच्चों, तो ये था मौरत्तल काल, इससे बाहर क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं, जितनी डिटेल से मैंने बताया है। आप, होप करता हूँ, आशा करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर है ना, बिल्कुल ध्यानपूर्वक दीजिएगा, बहुत हार्ड पेपर नहीं आएगा। सब हलवा बनाए हैं, ये आएगा, वैसा आएगा, वैसा आएगा। सीटें इतनी ज्यादा है ना कि हार्ड पेपर नहीं आएगा। 20% लड़के ही पढ़ते हैं। और ये भी जान लीजिएगा, कोई भी पेपर, ऑल इंडिया का कोई भी पेपर हो, अगर आप 60%, कितना परसेंट, 60% कट पिटा करके नंबर कर लेते हो, तो वो पेपर आपका मान लीजिए निकला है। ठीक है। ये कभी मत सोचिएगा कि कुछ, जैसे 100 नंबर का पेपर है ना आपका, तो आपने 80 अटेम्प्ट किया, ठीक है, कट पिटा के 60 नंबर तक पहुंच रहा है, तो पक्का है नॉर्मलाइजेशन होगा, आपकी सीट आपके सामने होगी, आप वर्दी जरूर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। किसी भी चीज में डाउट होता है, बिल्कुल बेधड़क होकर आप कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपकी टीम, मेरी टीम, ये मत सोचिए कि मेरी टीम आपकी टीम, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम करते हैं वही आपको बताते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, जय हिंद साथियों, मेहनत करिए।